A very very good evening all of you. अर्शिया, गुरनूर, इशिता, जिया, बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आज बेटा मैं आपके साथ जो आपका एनुअल एग्जामिनेशन आना है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, मैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग बात करूंगा, बाकी सबके स्कूलों की अपनी अपनी मंशा होती है, बट मैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग चलूंगा। आपको क्वेश्चन टोटल आएंगे 34। मैंने आपको इसका पीडीएफ भेज दिया है। आज 26 तारीख है, देखिए 3 घंटे का पेपर है आपका। इसमें 34 क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए पार्ट बी। राइट अधिका, आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 16 1 मार्कर होंगे, 27 to 30 1 मार्क होंगे, मतलब आपके 20 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्कर होंगे टोटल। अगर आपको 34 अटेम्प्ट करने हैं तो 20 एमसीक्यू हो गए, तो एक सब्जेक्टिव कितने हो गए जिया? 14 क्वेश्चन हो गए बेटा। अर्शिया 14 क्वेश्चन हो गए। हाँ आएंगे बेटा ये अरे भाई मैं एनुअल एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, आप अपने टीचर से पूछिएगा, मैं तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। हेलो। उसके बाद 17 से 20 देखिए 70 to 20 और 31 32 3 मार्कर होंगे, 21 22 33 4 मार्कर होंगे, 23 से 26 एंड 34 6 मार्कर होगा। तो 34 क्वेश्चन मुझे करने हैं। बेसिकली देखा जाए तो 20 तो एमसीक्यू है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 14 है, पर हाँ आज की डेट में एमसीक्यू में भी पूरा काम हो रहा है। इसी बहाने पेपर करेंगे, 3-4 पेपर करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट अभी तक जितने हमने किए हैं सब रिवाइज हो जाएंगे। शुरू करें अब, आइए चलो बेटा, चलो ऑनलाइन में चलो गुरनूर। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करिए। विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। मैं आपके साथ एक एक चीज पूरा दोबारा से डिस्कस कर दूंगा। आपको मैं बताना चाहूंगा, पहले आपने चैप्टर नंबर 1 में 4 क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पढ़े थे। नंबर 1 अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस एंड कंपेरेबिलिटी। राइट गुरनूर, यही पढ़े थे बेटा अर्शिया। और क्लियरली प्रेजेंटेड के लिए हमारा कौन सा है? अंडरस्टैंडेबिलिटी है। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या होगा बेटा कृष्णा? अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब आपको पेपर को गुरनूर अटेम्प्ट करने की भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, जो आपने एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी पेपर आपने अटेम्प्ट करना है और अगर आप एग्जामिनर को कंफर्ट करना चाहते हो और अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो आप एमसीक्यू का सीक्वेंस खराब नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने पहला एमसीक्यू कर लिया पर आपको दूसरा एमसीक्यू नहीं आ रहा है, तो आप उसकी जगह छोड़ देंगे, मतलब लिख के। कैसे? जैसे मैंने क्वेश्चन 1 का आंसर लिखा, मैंने लिखा आंसर नंबर 1, और मान लीजिए गुरनूर वो सब्जेक्टिव है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सॉरी अगर वो थ्योरेटिकल है, जैसे कि ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल था तो कोई दिक्कत नहीं है गीत। बट अगर आपको कोई वर्किंग नोट करना है, न्यूमेरिक करना है, तो आप पहले एक लाइन छोड़ के यहां नीचे से जो आपके पास है 3-4 लाइनों में पहले वर्किंग नोट करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे ताकि आप आंसर लिख पाए। राइट गुरनूर? तो एग्जामिनर आपका आंसर चेक करेगा। सब्जेक्टिव में ही दिक्कत आएगी, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है थ्योरी है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका सीक्वेंस खराब नहीं करेंगे। राइट वंशिका सूरी जी? तो पहले का आंसर जब आपका आएगा तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? डी। तो आप ऐसे लिखेंगे आंसर नंबर 1 डी, और इसके सामने जो भी उसकी चॉइस है वो आप लिखेंगे। आप खाली जो है सिर्फ ए बी सी डी से काम नहीं चलाइएगा। हाँ अगर नकल मारनी है तो एक अलग बात है, नकल के लिए तो भैया फिर सब कुछ कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है, तो पेपर में भी फिर तुम्हारी लाइफ में सब जायज है। तो पहले का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? अंडर स्टैंडेबिलिटी। गुरूर समझ आ गया? पहला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया। राइट चलूं आगे। अभी का कोई डाउट? वंशिका सूरी कोई डाउट? आपको 4 क्वालिटेटिव एस्पेक्ट याद आ गए कि नहीं आ गए? हाँ जी पार्थ अरोड़ा जी। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। जीएसटी इज कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, डिविडेंड, डेस्टिनी या डेस्टिनेशन। बताइए आप। नहीं गुरनूर? डेस्टिनेशन। वेरी गुड बेटा। जो जीएसटी लगता है, आपने 2 तरह से जीएसटी पढ़ा, मैं आपका पूरा जीएसटी बताता हूं। जीएसटी से 1 नेशन 1 टैक्स, और जीएसटी आपका एप्लीकेबल हुआ
दैट इज टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और जीएसटी आपका एप्लीकेबल, आपका था वन नेशन वन टैक्स, और ये एप्लीकेबल हुआ जुलाई 2017 में। गुरूर मैं कोशिश करूंगा कि एग्जामिनेशन जो मैं आपको तैयारी करा रहा हूं उससे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपको मैं रिवीजन करा दूं। बताइए तरीका ठीक है गुरूर ये? उसके बाद हमने जीएसटी पढ़ा। जीएसटी को हमने दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड करा। नंबर वन, इंटरस्टेट सेल और इंट्रास्टेट। इंटरस्टेट सेल का मतलब था विद इन द टू स्टेट। अगर आप दिल्ली का माल हरियाणा में बेच रहे हो तो उसे इंटरस्टेट बोले हैं, और अगर दिल्ली का माल दिल्ली में बिका तो उसे इंट्रास्टेट बोलते हैं। इंट्रास्टेट के अंदर परचेज के टाइम पे इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, और इंटरस्टेट के अंदर परचेज में इनपुट आईजीएसटी लगता है। सेल में इंटरस्टेट के अंदर आउटपुट आईजीएसटी और इंट्रास्टेट में आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी। राइट इशिता बत्रा? जिया, ये तरीका ठीक है बेटा याद कराने का? कोशिश करूंगा पूरा याद करा दूं मैं। कर तो रखा ही है हमने। श्योर है? यस और नो? तो आपका जो जीएसटी लगता है वो किसके बेस पे लगता है? डेस्टिनेशन के हिसाब से, कि विद इन द सेम स्टेट और विद इन द अदर स्टेट। तो आंसर तेजस क्या होगा इसके अंदर? डेस्टिनेशन। तो दूसरे का आंसर आप क्या होगा? डी। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 2 डी, डेस्टिनेशन। लिखो आप अपनी कॉपियों में, दोनों लिखो दोनों कॉपियों में, ऐसे मुंह उठा के मत बैठो, लिखो। पेपर भेज दिया बेटा, अब देखो तो सही। ठीक है, हम व्हाट्सएप पे हमारे पेपर आते हैं, हमने कोई मीम नहीं भेजना होता तो देखते ही नहीं हो तुम लोग। बताओ भेजा कि नहीं भेजा? हम पहले काम करते हैं फिर जवाब देते हैं। इशिता बत्रा जी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओ बेटे आजकल मैं बड़ा बिजी हूं, फोन कर लिया करो। ऐसे लिखो, पेपर करने का तरीका बताऊंगा। डेस्टिनेशन ऑप्शन नंबर लिखना ही लिखना है। गुरूर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तभी तो बता रहा हूं ना, कम से कम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो नया करेंगे ना बेटा। आइए जल्दी लिखो कृष्णा। हो गया? जल्दी लिखो बेटा अभी का। बेटे लिख ले अमृत, आ रहा हूं बेटा देखने में। पार्थ, वंशिका लिखना बेटा। काकी एच ओके। फोन रख ले। हाँ, एक दिन फोन नहीं चलाएंगे तो की हाल होएगा। हाँ भाई, हेलो काकी दिखा जरा। अरे आंसर दिखा कितने लिखे है। धन्यवाद। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ड्यू टू विच प्रिंसिपल कंटिजेंट लायबिलिटी आर शोन इन द बैलेंस शीट। सबसे पहले बात को समझते हैं। आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक लायबिलिटी होती है करंट लायबिलिटी, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच आर पेबल विद इन 12 मंथ्स। नॉन करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच आर पेबल आफ्टर 12 मंथ। सर ये कंटिजेंट लायबिलिटी याद नहीं आ रही, याद दिलाऊंगा मैं आपको। कंटिजेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच आर अकरिंग डिपेंड अपॉन द इवेंट। याद आ गया कि ऐसी एक लायबिलिटी जो इवेंट पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, वंशिका सूरी ने बिजनेस स्टार्ट किया। वंशिका सूरी जी मुझे फोन करके कहती हैं कि सर मुझे बैंक से लोन चाहिए। बैंक वाला कहता है कि वंशिका जी आप एक गारंटी कराइए। वंशिका सूरी ने मुझे फोन करा कि सर मैं 10 लाख रुपए का लोन ले रही हूं, कृपा करके मेरी बैंक में गारंटी दी जाए। और मैंने बैंक में गारंटी दे दी। राइट गुरनूर? गारंटी का मतलब यह हुआ वंशिका गीत कि अगर कल को वंशिका सूरी भाग गई या उसने पैसे नहीं दिए या उसका बिजनेस डूब गया तो वो पैसे मुझे देने पड़ेंगे। तो यानी कि इफ वंशिका सूरी फेल्स टू पे द लायबिलिटी तो ये लायबिलिटी मुझे पे करनी पड़ेगी, पर अभी तो नहीं है। और आपने 3rd चैप्टर के अंदर मेरे साथ एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर से कि आपको सभी इंपॉर्टेंट बातें आपको अपने फाइनेंशियल्स में बतानी है जो आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रही है। गुरनूर यस और नो? तो मैंने अगर वंशिका सूरी का 10 लाख रुपए का लोन दिया तो मुझे वो बताना पड़ेगा अंडर द प्रिंसिपल फुल डिस्क्लोजर। और वो जो मैंने जो लोन के लिए जो मैंने गारंटी दी है दैट इज कंटीजेंट लायबिलिटी। क्लियर हो गई बेटा गुरनूर ये बात? बताओ एक शब्द के साथ मैंने कितने सारे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइव करा दिए कि नहीं करा दिए?
और इसके साथ एक चीज और बताना चाहूंगा, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर हुआ कि सारी बातें बताओ, यस और नो। और इसके साथ हमने एक प्रिंसिपल और पढ़ा था, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल, जो कहता है कि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हाईलाइट करो। तो यानी कि जो मैटेरियलिटी था वो एक्सेप्शन था इस प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर का। यस, एग्री करती है गुरनूर? इसलिए जब हम कोई स्टेशनरी का सामान लेते हैं, जैसे मान लो प्रिंट स्टेशनरी का था, अब आपने फाइनल अकाउंट पढ़ लिया, अब आपको अच्छे समझ आएगा। हमने स्टेशनरी को क्या माना? एक छोटी आइटम मानी, इसलिए हमने स्टेशनरी को एसेट नहीं माना बेटा, इसलिए हमने उसे P&L में उसे डेबिट करा, क्योंकि वो हमारे बिजनेस के लिए मैटेरियलिटी नहीं थी। अब क्लियर समझ आ गया? कई बच्चे कहते हैं सर हमने पेन अपनी स्टेशनरी खरीदी, तो बेटा स्टेशनरी खरीदी छोटी आइटम है बिजनेस के लिए, तो बेटा प्रिंसिपल मैटेरियलिटी इसे मैंने क्लोजिंग स्टॉक में नहीं लिया, इज नॉट पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये मेरा खर्चा था कि नहीं था? गुरूर आज तेरे को ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? उस वक्त हमने जब थर्ड चैप्टर किया था तो हमने कहा था कि अगर हमने एक पेन खरीदा तो हमारे लिए वो मेटेरियलिस्टिक नहीं है, तो प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर के अंदर मुझे दिखाना पड़ेगा। हाँ अर्शिया बोलो बेटा। हाँ जी, अच्छा अर्शिया दोबारा बताता हूं बेटा। अर्शिया एक प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर था कि आप अकाउंट्स के अंदर सारी इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जिससे आपका डिसीजन चेंज होता है। मतलब अगर आपने गारंटी दी, तो मैंने आपकी अगर गारंटी दे दी तो मुझे अपनी बुक्स में देना पड़ेगा ना कि मैंने अर्शिया की गारंटी दे रखी है, क्योंकि मैं 10 लाख रुपए अमाउंट कम थोड़ी ना यार, मैटेरियलिटी है कि नहीं है, तो मुझे बताना पड़ेगा अंडर द प्रिंसिपल फुल डिस्क्लोजर की मैंने गारंटी दे रखी है। ये तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, इसमें मैंने ये मेरी कंटीजेंट लायबिलिटी बनेगी। अब आ जाओ मैटेरियलिटी, ये कहता है कि आपको इंपॉर्टेंट बातें जो आपके फाइनेंशियल्स को इन्फ्लुएंस करती है वो भी बतानी है आपको। प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर कहता है, जब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहता है सारी बातें बताओ, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आज आप 11th क्लास में हो गए हो, क्या आप घर क्लास में जो बातें होती हैं वो सारी मम्मी से आके डिस्कस करते हो? सही सही बताइए, दिल पे हाथ रख के सारी नहीं। हाँ, तो तू प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर को वायलेट कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही हूं। तो तू कौन सी बातें बताती है? मैटेरियलिटी वाली बातें बताती है, अच्छी अच्छी बातें बताती है। बजने दे, अब मेरी बात समझ। अब एक बता, एक बिजनेस में एक मैंने पेन लिया है, तो बेटा ये पेन जो है हमारे बिजनेस में मैटेरियलिटी तो नहीं है। 10 रुपए का पेन क्या वैल्यू करता है? पर इसके अंदर मनी मेजरमेंट मैं डिस्क्लोज तो करूंगा इसे। तो जो हम पेन को हमने एसेट नहीं माना, उसके पीछे का रीजन क्या था? उसे हमने एक्सपेंस माना, उसके पीछे का रीजन था मैटेरियलिटी। हाँ जी गुरनूर बोलो बेटा। हाँ यस यस यस, नहीं नहीं इंपॉर्टेंट होती है, बट एज ए स्टॉक नहीं ट्रीट की जाती, बिकॉज इट्स नॉट पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हम लेते हैं गुड्स के बारे में, पेन मेरा गुड्स नहीं है, इज नॉट पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। हाँ नहीं नहीं, बैंक चार्ज तो दिखाते हैं ना बेटा, अब पेन का भी तो दिखाते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी तो दिखाया है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, खर्चा तो मैंने दिखाया है ना, मैंने इसे एसेट नहीं ट्रीट किया ना बेटा। नहीं नहीं अमाउंट मैटर नहीं बेटा, प्रिंसिपल मेरी बात सुन, मैंने मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ने ये बोला कि जिस भी आइटम के अंदर मनी मेजर कर सकते हैं वो दिखाएंगे, चाहे 10 रुपए की आइटम क्यों ना हो। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहता है जो कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में बता रहा है, हालांकि वहां पर तेरा पैसा तो गया नहीं ना अभी, तूने सिर्फ कमिटमेंट करी है वर्बली, मतलब लिख के दिया बैंक को गारंटी, तो बट तेरा अगर मान लो कल को वंशिका सूरी उस लोन को रीपे नहीं कर पाई, 10 लाख रुपए का अमाउंट है, तुझे बताना तो पड़ेगा ना, चाहे लायबिलिटी उसकी थी सामने वाले की। इसी को तो हमने अकाउंट में कंटीजेंट लायबिलिटी बोला। द कंटीजेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी व्हिच आर अकरिंग डिपेंड अपॉन द इवेंट। तेरी ये कंटीजेंट लायबिलिटी एक्चुअल बन जाएगी अगर वंशिका फेल हो गई, तो तुझे बताना पड़ेगा ना ये बात। तो वो किस प्रिंसिपल के बेटा? प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर।
कंटिजेंट लायबिलिटी को बताना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ, क्योंकि बिकॉज बेटा क्यों बनेगा अर्शिया प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, क्योंकि ये लायबिलिटी तेरी थोड़ी ना है। ये लायबिलिटी तो मान ले तूने लोन ले लिया बैंक से अर्शिया, और मैंने गारंटी दी है, लोन तो तू यूज कर रही है, मजे तो तू ले रही है, मैंने तो आ बैल मुझे मार कर दिया। तूने तो अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखाई कि नहीं दिखाई? दिखाई। मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि मैंने अर्शिया गारंटी ली है? अब ये मेरी मेन लायबिलिटी तो है नहीं, पर मैंने प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहता है भैया कोई बात छुपा नहीं सकते, मैं छुपाने को छुपा सकता हूं, पर मैं नहीं छुपा सकता, क्योंकि अदरवाइज अगर मैं छुपाऊंगा तो प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर का वायलेशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आ गई बात समझ में? अब क्लियर है? चलूं आगे? वेरी गुड, क्या बात है। अरे भाई 4 दिन बाद आया कृष्णा है, पढ़ ले ढंग से भाई, वैसे तेरी जमानत जब्त है, मैं पुराने सिलेबस करा रहा हूं, पागल हूं क्या मैं? ढंग से पढ़। आगे चलते हैं, अब तू ही आंसर दे इसका, चौथे का आंसर तू देगा। अब बुक कीपिंग इज ए वाइडर कॉन्सेप्ट देन अकाउंटिंग, ट्रू है फॉल्स है, पार्टली ट्रू है पार्टली फॉल्स है? फॉल्स है, वेरी गुड, फॉल्स है। अब मैं इसी बहाने आपको डेफिनेशन याद कराता हूं। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी IMRC-SAC अकाउंटिंग, जो हमारी ये पहली IMRC थी, ये मेरी क्या थी? बुक कीपिंग। पहले इसका मतलब समझते हैं। बुक कीपिंग इज द आइडेंटिफिकेशन, आई मतलब आइडेंटिफिकेशन, M मतलब मेजरिंग, R फॉर रिकॉर्डिंग, C फॉर क्लासिफाइंग, ये आपकी बुक कीपिंग थी। और जो समराइजिंग, S फॉर समराइजिंग, A फॉर एनालाइजिंग, C फॉर कम्युनिकेटिंग टू द पार्टीज, ये थी आपकी बुक कीपिंग और ये थी आपकी अकाउंटिंग। पर जब आपने इन दोनों को जोड़ दिया MIRC प्लस SAC, तो ये क्या बन गई? अकाउंटेंसी। बेटा अर्शिया समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट अब जो बुक कीपिंग है, आपको मैं याद दिलाऊंगा, बुक कीपिंग पहले स्टार्ट होती है, और आपकी जो अकाउंटिंग है, बुक कीपिंग इज कंडक्ट बाय जूनियर स्टाफ, अकाउंटिंग इज द कंडक्ट बाय सीनियर स्टाफ, राइट गुरनूर? तो अब ये बताओ, जो आपकी बुक कीपिंग है वो फर्स्ट स्टेज है, और जो अकाउंटिंग है डेट इज सेकंड स्टेज। तो ये बताइए बुक कीपिंग जो है वो वाइडर देन अकाउंटेंसी? आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स। गुरनूर समझ आ गया कि नहीं आ गया? मुझे ये बताइए, आप पहली बार मेरे साथ 11th की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं हर साल ऐसे कराता हूं, मैं आपसे एक एडवाइस मांगना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैं आपको एनुअल पेपर की तैयारी करा रहा हूं, अगर आपकी तरफ से कुछ फीडबैक है कि सर ऐसे नहीं ऐसे कराइए, तो मैं उसका भी वेलकम करता हूं। आज नहीं बताना, कल बता देना कि सर हमें ऐसे तैयारी करा दीजिए, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। क्या पता मैं आपसे कुछ नया सीख लूं, क्योंकि मुझे सिखाया आप नहीं है। हाय हाय बत्ती गई। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही गुरनूर? अब आपने आंसर, हमने 3-4 के आंसर देने हैं। पहले लिखो आंसर नंबर 3। ऑप्शन क्या था आंसर नंबर 3 में? लिखो प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, बी प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? लिखो बेटा प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 में गीत क्या है? मैं इसलिए करा रहा हूं गीत क्योंकि तू बड़े दिनों से आई नहीं है, तेरी क्लास खराब ना हो जाए, इसलिए पुराना ही रिवाइज करा दो, क्योंकि वो भी नहीं आई है लल्ली शिवी कोर। फॉल्स। कम से कम आगे का नहीं समझ आ रहा, पुराना तो रिवाइज कर लें, और वीडियो देख ले बहन, मेरी वीडियो देख ले, देख ले गीत। हाँ जी, यहां तक समझ आ गया? बानी समझ आ गया? इशिता सेतिया, इसमें बोलो क्या डाउट है? अच्छा यहां तक बताओ, इशिता सेतिया समझ आ गया कि नहीं आ गया? अरे काशवी सेतिया, जिया, मेरे को ना, मैं नेहा आ गया, जिया, हाँ जी बिल्कुल देना जरूरी। अगर आप 5 का पेपर नहीं दोगे मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूंगा।
तू रहती कब है यहाँ पर? भाई देख, सीधी सी बात है, जो आ जाएगा मोस्ट वेलकम, सिर मत्थे थे, जोड़ा नहीं आया ओ टाटा बाय बाय। एना बंदे को टाइम थोड़ी ना है। अगे चलो वंशिका, 5वां क्वेश्चन आंसर दे तू। तेजस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तेरी कॉपी कहाँ है? अबे यार अपना तशरीफ का टोकरा यार तुम 11वीं के बच्चे हो, छठी क्लास के बच्चे हो, कॉपी भूल गया तू, कैसे आ गया? हेलो, आ गया, हट गया मैं। यार ये क्या बात हुई, मुझे थ्योरी नहीं आती, पहले दिन की क्लास का काम है ये। अर्शिया अरोड़ा, तू बता इसका आंसर क्या होगा? ईशिता काशवी सेतिया, आंसर बता क्या होगा? अभी तक तो आंसर ही नहीं आया अर्शिया से। वेरी गुड। बिजनेस एंटिटी किसने जवाब दिया? ये अर्शिया ने। क्या बात है। अब मुझे ये बता दे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है तो क्या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हाँ, वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से द बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट एंटिटी एंड एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड एज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। राइट गुरनूर? सिर्फ एक गुरनूरी कैमरा ऑन करिए, बाकी सब निकम्मे बैठे हैं यहां पर क्लास में। वेरी गुड, ठीक है बेटे। अब आपको बताता हूं मैं। बानी एक चीज बता, बानी मेरा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया क्या? मैं गुरनूर इस सवाल में ये बता, ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट तो अभी का, क्या इस सवाल में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का वायलेशन हुआ या नहीं हुआ? हुआ है ना? क्योंकि उसने क्या करा पार्थ, उसने क्या करा, उसने बिजनेस का एक्सपेंस बना दिया, जबकि ये आपकी होती है ड्राइंग। देखो मैं हर एंगल से आपको सवाल का तोड़ मरोड़ के हर एंगल से सवाल समझाने की कोशिश करूंगा, चाहे आपके एमसीक्यू चाहे मेरे से 1 घंटे के अंदर 8 ही क्यों ना हो, पर हाँ उस 8 एमसीक्यू में कम से कम जितना चैप्टर से रिलेटेड उसके रेलेवेंस पॉइंट्स हैं मैं सारे डिस्कस कर लूंगा। अर्शिया बता, इसने यहां पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का वायलेशन किया कि नहीं किया? क्योंकि वो क्या कहता है, ये ड्राइंग है गीत, और आपने इसे बिजनेस का एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, तो आपने बानी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का यहां पर वायलेशन कर दिया कि नहीं कर दिया? बानी यस और नो? तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं आपको बताया, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं आपको कैपिटल और ड्राइंग की डेफिनेशन जनरेट करी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं आपके बिजनेस एक्सपेंस और पर्सनल एक्सपेंस को डिफरेंशिएट किया। यस और नो शौर्या? बेटा अब की क्लास अटेंड कर लो, सारे पेपर के साथ साथ एक साथ आपके सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे प्लीज। और आपको मैं बता रहा हूं, जो आपकी मंडे वेडनेसडे वाली क्लास होती है वो भी आप ऑनलाइन ले लो, मैं इसके बाद वाला शुरू कर दूंगा, प्लीज वो भी क्लास ले लो ऑनलाइन। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 6 to 7 वीडियो देख लो, मैं लिंक भेज दूंगा। तीसरा आ जाओ, मैंने आज की डेट में बताया सबसे ज्यादा आज की डेट में एग्जामिनर की फेवरेट आइटम है ये नोटा। नोट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग? अर्शिया कौन सा है? लास्ट वाला डी। हाँ हाँ हाँ, अब मैं पहले 5वें का आंसर लिख लूं, मैं पहले आंसर नंबर 5 लिख दूं। लिखो आप आंसर नंबर 5, दैट इज ए बिजनेस एंटिटी। कृष्णा लिख रहा है बेटा। कार्तिक आंसर नंबर 6 डी कैन बी यूज एन एविडेंस इन कोर्ट। राइट अर्शिया, समझ आ गया ये? काशवी बेटा समझ आ गया ये? अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि विंडो ड्रेसिंग क्या होती है। एक एक चीज को बताऊंगा, देखो एक एक चीज के साथ सारी चीजें बताऊंगा। विंडो ड्रेसिंग इज अ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है कि आप अपने एसेट्स को ओवर वैल्यू कर रहे हैं और अपनी लायबिलिटीज को अंडर वैल्यू कर रहे हैं। राइट गुरनूर, यही बात थी कि नहीं थी? दैट इज
विंडो ड्रेसिंग। मेन समझ आ गई बात? काशी मेरी बात समझ आ गई? बेटा विंडो ड्रेसिंग होती है, आपने अपनी बुक्स के अंदर एसेट को ओवर वैल्यूड कर दिया। आपकी मशीन, आपकी लैंड 1 लाख की, आपने 10 लाख दिखा दी, और आपने अपनी लाइबिलिटी को कम दिखा दिया। दैट इज अंडरस्टेटेड ऑफ लाइबिलिटी एंड ओवर वैल्यूड ऑफ एसेट। हाँ जी स्पर्श बोलिए। बेटा जो इनकम को कम करके दिखाते हैं उसे भी हम विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। बेसिकली उसका प्रॉपर नाम है कंसीलमेंट ऑफ इनकम। कंसीलमेंट ऑफ इनकम का मतलब होता है इनकम को छुपाना। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ विंडो ड्रेसिंग। मेरी बात समझ आ गई? दूसरा, इट इग्नोर इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। इसके लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई बिजनेस में आप कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं काशी, जैसे मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग परचेज करी, आपने उसे 1 लाख रुपए में परचेज करा, तो आप आज उसकी मार्केट वैल्यू चाहे 10 लाख ही क्यों ना हो जाए, आप अपनी बुक्स के अंदर उसे 1 लाख की ही दिखाएंगे। आप मार्केट वैल्यू कंसीडर नहीं कर सकते। मेरी बात ये याद है? काशी पहले चैप्टर में बताई थी मैंने ये बानी, ये बात आपको याद है बेटा? तो ये भी हमारी अकाउंट की लिमिटेशन हो गई कि अगर मैं कल को लोन लेने गया बैंक से, तो उन्होंने मेरी फाइनेंशियल देखा, वहां मेरी बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख दिखी है, जबकि मैं बैंक से 10 लाख रुपए लोन मांग रहा हूं और बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 50 लाख, तो मुझे बैंक लोन नहीं देती। मेरे को उसके लिए वैल्यूएशन रिपोर्ट लगानी पड़ती है गुरनूर। दैट इज ऑल्सो ए लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो मैं कोशिश करूंगा सारे बातें बताने की, पार्ट टाइम जरूर लगेगा। तीसरा, इट्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर। आपको पता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट से ओनली दोस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच आर कन्वर्टेड इनटू टर्म्स ऑफ मनी। और ये अकाउंट की सबसे बड़ी लिमिटेशन थी कि नहीं थी? कि ये सिर्फ गाना गाया था मैंने, तू पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है। वंशिका सूरी जी, आपको मैं सारी क्लासें जितनी है वो सारी की सारी रिकॉल करा दूंगा। बताओ गुरनूर, पूरी की पूरी जितनी पुरानी क्लासें हैं सब रिकॉल हो रही हैं कि नहीं? अर्शिया अरोड़ा जी, तो ये भी मेरी अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। अब एलिमिनेशन मेथड से चारों लिमिटेशन, और मुझे क्या बताना है गीत? नॉट ए लिमिटेशन। द आंसर इज कैन बी यूज इन द एविडेंस इन द कोर्ट। अर्शिया समझ आ गया कि नहीं आ गया? कार्तिक, मैं ये कह रहा हूं, तूने अगर अभी भी तूने अकाउंट्स को नहीं ढंग से पढ़ा, इतनी क्लासें अटेंड कर ले, मैं गारंटी कहता हूं तेरे 60% मार्क्स तो आए, क्योंकि मैं सारे चैप्टर रिवाइज करा दूंगा। आइए लिखते हैं। हाँ जी, 6 क्वेश्चन किए हैं हमने, आ जाओ। असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन एंड रीजनिंग, इसका मतलब क्या होता है आपको? अरे भाई मजाक मत कर यार, हम समझा रहे हैं ना आपको। असर्शन रीजन में 2 आपको स्टेटमेंट दे रखी है। मैं आपको बार बार एग्जांपल देता हूं, सुन ले मेरी बात। मैंने एक असर्शन दिया, तेरे सामने की बात करता हूं। रामायण आपको पता है, भगवान राम, पता है ना, रामायण देखिए ना। तो माता सीता का हरण किसने किया था? रावण ने किया था। तो माता सीता का हरण रावण ने किया था, यह असर्शन है। और रीजन क्या था? कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। अब ये बताओ, दोनों ही स्टेटमेंट रामायण की हैं? गुरूर यस और नो? और दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं। तो क्या मैं इसे कह सकता हूं कि असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए? रावण ने जो सीता माता का हरण किया था, वो शूर्पणखा की नाक काटने के बदले के चक्कर में लिया था। वो सीता माता पर मोहित हो गया था, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो उस केस में असर्शन क्या होगा? असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट बट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बन गया कि नहीं बन गया अर्शिया? एक एग्जांपल मैं और देना चाहता हूं, मतलब इससे आपको एक बिजनेस को, इससे आपको असर्शन रीजन को रिलेट करने में थोड़ी सी आपको कन्वीनियंट होगी। पार्थ, महाभारत देखी है? सुनी है महाभारत? सुन ले मेरी बात। मैंने पहले असर्शन दिया कि रावण, माता सीता का हरण रावण ने किया था। दैट इज द असर्शन। रीजन इज कि दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण कर दिया था। मेरी बात अर्शिया समझ आ रही है? नहीं, दो असर्शन तो ठीक है, रीजन भी करेक्ट है, पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, अब देख कितनी जल्दी इंटर रिलेट कर दिया, क्योंकि एक रामायण का पार्ट है और एक महाभारत का पार्ट है।
assertion and reason both are correct, but not correct explanation of A. गुरनूर मेरी बात कॉन्सेप्टली समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्या सर मुझे महाभारत पता ही नहीं है? है महाभारत नहीं पता ना, रामायण तो पता थी, वो भी नहीं पता। हाय राम, आजकल स्कूलों में रामायण महाभारत सब्जेक्ट में है नहीं क्या यार? भाई आजकल तुम नेटफ्लिक्स वाले, भाई मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, आजकल तुम नेटफ्लिक्स और प्राइम देख देख के जनरेशन खराब हो गई है। नहीं नहीं, गुरनूर ने नहीं देखा ना बेटा। चल गुरनूर एक बात बता, ये हमारा वीक 4 साहबजादों ने शहीदी करी थी कि नहीं करी थी? ये वाली चीज पता है ना? चलो ये अच्छी बात है, ये पता है। और उसके ये मतलब 26 दिसंबर वाला जो वीक है, इसमें 4 साहबजादों जी ने शहीदी दी थी कि नहीं थी? उन्हें दीवारों में चिनवाया गया था, नहीं किया था? तो उसके पीछे रीजन क्या था? कि वो मुगलों का कहना नहीं मान रहे थे। आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज जो हमारे सिर के ऊपर जो हमारी पगड़ियां बनी हुई हैं, आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं, दिस क्रेडिट गोज टू सिखिज्म। अगर औरंगजेब जिस टाइम सबको मोमडन बना रहा था, तो सिखिज्म ने ही इनिशिएट लेकर, आपको इतिहास पता होना चाहिए कि कितनी शहीदियां दी गई। आज तुम, मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, आज तुम लोग, तेरी बात कर रहा हूं कि यशु, ठीक है भगवान का भी जन्म हुआ, आप उनकी मीम्स बना रहे हो हैं? बल्ले बल्ले जसूदी बल्ले बल्ले। कभी शहीदी दिवस पे कुछ अपने बातें व्यक्त करी हैं इंस्टाग्राम के ऊपर? कितने जने बैठे हैं? तो तुम किस लिए बैठे हो? तुम आज के वो नहीं हो? नहीं नहीं, फिर बेमतलब की स्टोरियां क्यों डालते हो भाई तुम? मतलब कहने का मतलब है, ऊट पटांग स्टोरियां डाल दोगे, जूस पिला दो मौसमी का, है ऐसी स्टोरियों पे लाइक हो सकता है। गुरनूर सही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं मैं? ऐसी स्टोरियों को तुम लाइक करते हो, जो इतिहास गवाह है उसकी स्टोरियों को आप नहीं देखते हो। देखा करो बेटा, इससे क्या होगा, आपकी आने वाली जो आगे जनरेशन है उसके लिए कुछ कम से कम सिंपैथी तो ले पाओगे। कभी ऐसी जगह पर जाओ जहां पर, मैं कहता हूं अर्शिया, कभी तू बंगला साहब, श्री बंगला साहब गुरुद्वारे गई है क्या? कभी वहां पर अजायब घर में गई है? अगली बार मैं तेरे को ये एडवाइस देता हूं कि अगली बार अगर आप श्री बंगला साहब गुरुद्वारे जाओगे तो एक बार अजायब घर में जरूर जाना। मतलब हिस्ट्री ऑफ द सिखिज्म, अजायब घर म्यूजियम है, उसमें सारा का सारा आपको पता लगेगा कि हम आज जो बैठे हैं वो किसकी बदौलत बैठे हैं हम। मैं किसी भी धर्म को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट हाँ, जो कोई सेक्रीफाइस करके आया है तो कम से कम उसको तो नमन करना चाहिए। एनीवे चलो, हमारी क्लास धार्मिक नहीं है, बट मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया। अब आ जाओ, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर तुम्हें नहीं पता तो एज ए गुरु मुझे तुम्हें थोड़ा बहुत बताने का अधिकार है। जय गुरु जी, ला हद हो गई यार। आइए आप आ जाओ। क्या चीज आप नेहा? अभी चेक करते हैं, पहले एक एक करके डिस्कस तो करें। आपने 2 डिस्काउंट पढ़े थे, वन इज कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता था बल्क क्वांटिटी ऑफ डील के अंदर, और कैश डिस्काउंट दिया जाता था इंस्टेंट के अंदर, इंस्टेंट पेमेंट के अंदर। ट्रेड डिस्काउंट नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कैश डिस्काउंट इज सेपरेटली शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। काशवी यही हमने पढ़ा था। गुरूर यस और नो? पहले मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, अब मैं असर्शन पढ़ूंगा, रीजन पढ़ूंगा, फिर अब उसके हिसाब से मुझे गुरनूर तू मुझे आंसर देगी। मैंने पहली स्टेटमेंट पढ़ी, स्पर्श, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इवन गुड्स आर परचेज इन कैश। ये क्या बात है? सच्ची बात है कि नहीं है? सत्य है, सत्य बात है कि नहीं है? ट्रू है कि नहीं है? और दूसरा रीजन क्या लिखा? ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ओनली फॉर टाइमली पेमेंट। ये क्या है?
आपने एक फिल्म देखी होगी, आपने एक फिल्म देखी होगी केसरी। केसरी देखी है आप लोगों ने? केसरी में जब उसके सामने सिर्फ ये 13 लोग, कितने 21 लोग थे, ये 21 लोग थे ये, और सामने 2000 लोगों की, कितने थे बता, 10,000 लोगों की सेना खड़ी थी। तो जब पठानों ने आके बोला कि हम तुम्हें मसल देंगे, तो उसका डायलॉग क्या था? चल झूठी, चल झूठे। सुना कि सुना ये सीन? देखा है आपने? तो ये जो स्टेटमेंट है अभी का, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट फॉर ड्यू अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट फॉर ड्यू अमाउंट, ये झूठी बात है कि नहीं है? तो चल झूठी, तो ये बता आशी अब आंसर क्या होगा इसके अंदर? डी पार्ट, वेरी गुड, डी पार्ट। द ए इज करेक्ट एंड बट आर इज इनकरेक्ट। गुरूर एग्री है इस बात से? तेजस आंसर लिखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर कार्तिक डी, डी। बेटे बातें मत करो, अर्नब समझ आ रहा है? ए इज करेक्ट बट आर इज, अर्शिया समझ आ रहा है? आर इज इनकरेक्ट। कौन सी वाली बेटा? ये लो, यस और नो। कल से मैं बेटा गुरनूर जो से तुम्हारी क्लास है, अब इसके आगे वाले सवाल करना शुरू करूंगा। ये मैं वीडियो भेज दूंगा ग्रुप के ऊपर। मेरी बात अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, आ जा भाई स्पर्श, आ जा भाई। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपसे चाहूंगा, अभी आप ताजा ताजा डेप्रिसिएशन का चैप्टर करके आ रहे हैं, ताजा ताजा, कृपया करके इस आंसर को निकालने की कृपालता करें। बहुत बढ़िया सवाल बानी ने पूछा है कि आपने आधी मशीन बेची है 10,000 रुपए की, राइट? अब जो आपने 1 जुलाई को मशीन खरीदी थी 40,000 की, ये फुल मशीन की वैल्यू है, कॉस्ट है, या हाफ मशीन की? यही है ना बानी तेरा सवाल? बानी, बानी मेरी बात गुरनूर समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो ये बता, ये 50% ऑफ कॉस्ट है या 100% ऑफ कॉस्ट थी? कंफ्यूजन हो गई कि नहीं हो गई? फुल, फुल ही होगी। एक बार बता बेटा, जब हम मशीन को ही खरीदते हैं तो आधी मशीन जाके बेची है, हम जिस टाइम हम खरीदते हैं उस टाइम तो हमें थोड़ा ना पता होता है कि हम मशीन को आधा बेच देंगे। बानी मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये जो आपको वैल्यू दी गई है, ये कंप्लीट मशीन की वैल्यू है, फुल मशीन की वैल्यू है ये। यार ऐसे क्यों नहीं होता? एक बार बता, मैंने एक मशीन ली, उसके साथ मोटर लगी हुई थी, मोटर बेच दी मैंने यार। नहीं किसी काम की नहीं है, मैं दोबारा मोटर लगा लूंगा, मतलब बेच दी, बॉयलर खराब हो गया था। हाँ बैटरी बिकती नहीं है, प्रिंटर में से काट रही थी, बेच दी, बारात से दूल्हा ही गायब कर दिया। मुझे आंसर बताओ, गप्पे मत मारो टीटीएस वालों। हाँ पहले बाकी को, हाँ तो बेटा मैंने, इधर देखो, आपने मशीन कब ली थी? फर्स्ट जुलाई 2018। आपने पहली बार डेप्रिसिएशन कब लगाया होगा? 29 में पूरे, और एसएलएम मेथड था, पूरी मशीन पे 4,000 डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो पहले साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा? 3,000। 31/3/20 को कितना लगेगा बेटा? 4,000। 31/3/21 को कितना लगेगा? 4,000। और 31/3/21 को हमें 4 4 8 और 3 11, 40,000 में से 11,000 माइनस कर दी, 29,000। ये वैल्यू आपकी कब की आ गई? 1/4/21 की। अर्शिया ये आ गई कि नहीं आ गई? अर्शिया इस बात से एग्री करती है? अब तूने इसमें से आधी मशीन बेच दी, मैंने बोला जब भी बेचो तो ये 14,500 की आधी मशीन हो गई।
हो गई कि नहीं हो गई अभी का? अब ये मशीन तूने कब बेची है? 30 जून को। 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएगी। अब ये बता पूरी मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन था? तो आधी मशीन पे कितना हो जाएगा? 2000। और कितने महीने का? 3 महीने का। यस और नो बानी? पूरी मशीन पे 4000 डेप्रिसिएशन था, आपने आधी मशीन बेची है तो 4000 डिवाइड बाई 2, और आपने 30 जून को बेची है तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा बानी? काशवी सेतिया, इशिता बत्रा, इशिता बत्रा, बेटा मैं क्या कर रहा हूं? इशिता बत्रा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अर्शिया अरोड़ा, तो 500 रुपये आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया यहां पर, तो आपकी ये 14000 क्या हो गई? बुक वैल्यू हो गई। और प्रॉफिट और लॉस का फार्मूला क्या होता है? गुरनूर मेरी बात समझ, अच्छा इशिता मेरी बात समझ आ रही है? काशवी, सेल वैल्यू कितनी हो गई? 10,000, और बुक वैल्यू कितनी थी? तो 4,000 का क्या हो गया? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बानी समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ गया? शिवी, तेजस, शौर्य, कृष्णा समझ आ गया बेटा? कार्तिक, अमृत, अर्नब समझ आ गया? तो मेरा 8वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। गुरनूर चलेगी क्या? है यहीं बेटा? अच्छा 4000 रुपये। आगे आंसर वंशिका, आगे चलिए, आगे चलिए। क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट, अंडरलाइन द वर्ड एसेट। आपको मैं बताऊंगा जर्नल को कम करने के लिए सब्सिडरी बुक का, बेटा सुन ले गीत, जर्नल को कम करने के लिए सब्सिडरी बुक को इन्वेंट किया गया। जैसे कि सब्सिडरी बुक में पहली बुक थी आपकी कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। उसके बाद परचेज बुक थी, परचेज बुक में आपने एंट्री करी क्रेडिट परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स। फिर आपने सेल बुक बनाई क्रेडिट सेल ऑफ ट्रेडेड गुड्स। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स, इट मींस क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स, फिक्स एसेट्स आर नॉट एंटर्ड इन परचेज बुक। और मैंने आपको यह भी बताया था जिसकी भी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं होती उसके लिए जर्नल प्रॉपर बनाया जाता है। मैंने आपको वहां डायलॉग मारा था, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो जिसके लिए कोई भी स्पेशलाइज बुक नहीं है उसके लिए जर्नल प्रॉपर है यारो। बदतमीज हो तुम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 9th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जर्नल प्रॉपर और नॉर्मल प्रॉपर में, सॉरी नॉर्मल जनरल जर्नल में क्या डिफरेंस होता है? बेटा बेसिकली आपको बताऊं, ये जो जर्नल प्रॉपर और जर्नल में जब हम कंप्लीट काम करते हैं ना बेटा, जब हम कैश बुक बनाते हैं, बेसिकली पहले हम स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि सारी जर्नल में एंट्री कर दी। आपको मैं तकरीबन बताऊंगा, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं, अदरवाइज हर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनती है बेटा, हर एंट्री की। तू जो क्रेडिट परचेज करती है, क्रेडिट सेल करती है, उसकी सबकी जर्नल एंट्रियां बनती हैं। वहां पर हम प्रैक्टिकली जो हम टैली में काम करते हैं वहां पर कोई परचेज बुक या वो एसेट्स नहीं बनती वो। ये तो आपको सिर्फ मैंने एकेडमिकली बता दिया, प्रैक्टिकली जो है आपकी देख हर एक एंट्री डेट वाइज रिकॉर्ड होती है। ये आपको ट्रेन, आप जब जर्नल एंट्री टैली में करेंगे तो आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, वहां परचेज बुक नहीं बनाते हो आप। इन्वेंट्री आपको मैं पूरा पर इसका प्रॉपर एक और तरीका बताऊंगा। इसको पहले फिलहाल ये न समझ आ गया कि नहीं आ गया जर्नल प्रॉपर में आएगी? क्योंकि जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड हो सकती है ना, ऑप्शन मेरे पास बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ दीज नहीं है। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? आइए लास्ट क्वेश्चन आज का। ए सेल गुड्स टू बी कॉस्टिंग, अंडरलाइन द वर्ड कॉस्टिंग, 1 लाख 10% अबव कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट,
5% कैश डिस्काउंट है, पेड इन विद इन 15 डेज। अच्छा अब एक बात बताऊं, जब आपने ये सवाल पढ़ा, आपने 4 ऑप्शन पढ़ी, आपको पता है कैश डिस्काउंट सेपरेटली दिखा देते हैं बुक्स में। अगर आप तुक्का लगाने वाले होंगे तो चारों एंट्रियों में ये चेक करो, 3 एंट्रियों में कैश डिस्काउंट का डिस्काउंट अलाउड का नाम ही नहीं है। तो जो लल्ला बच्चा होगा वो क्या करेगा, सर ऑप्शन नंबर डी। मैं पागल हो जाऊंगा भाई, इसने कौन सी कैलकुलेशन लगाई, उसने स्मार्ट वर्क कर दिया। क्योंकि जब आप कैश डिस्काउंट देते हो तो सेपरेटली बुक्स में लगाते हो। मैं कहूंगा भाई तू तो, तेरे को मैं सैल्यूट मारता हूं, एक बार नहीं 2 बार मारता हूं कि तूने निकाला। उसने कहा सर क्या आप मेरी काबिलियत पे शक करते थे ना, मेरे अंदर में शक्ति आ गई। और मैंने कहा भाई कौन सी शक्ति आ गई। हाँ जर्नल का चैप्टर है, वैसे इसको प्रूव करें बेटा आप गुरनूर। हाँ जी, हाँ आंसर डी है। देखो कॉस्टिंग कितनी थी बेटा इधर, ये 1 लाख, इस पे प्रॉफिट कितना कमाया बेटा हमने 10,000, तो ये इनवॉइस प्राइस हो गया 1,10,000। बेटा टीडी कितना लगाया तूने 11,000, कितना हो गया बेटा 99। आपने 15 दिन के अंदर पेमेंट दे दी, तो बेटा डिस्काउंट कितना हो जाएगा 5% ऑफ, कितना आ जाएगा 490। 10 में से 5 गया 5, 0 8 में से 4 गया 4, तो बेटा ये हो गया कैश अकाउंट। गुरनूर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैश अकाउंट डेबिट। ये कहां आ जाएगा 4950 डिस्काउंट अलाउड, और ये 99 क्या आ जाएगा सेल। काशवी सेतिया समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अर्शिया, नेहा, और कौन कौन है हमारे क्लास के अंदर, अभी दूसरा देखने दे भाई, इनके तो नामों नहीं पता रखते। हाँ जी जिया, कोई डाउट जिया, बानी, बानी, देन आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आप इस केस में लिखोगे आंसर नंबर 10 ऑप्शन नंबर डी, कैश अकाउंट डेबिट। बेटा बातें कर लो तुम जितनी मर्जी कर लो, हाँ अब छुट्टी हो जाएगी, पहले लिख तो लो। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, काशवी समझ आ गया कि नहीं आ गया बेटा, गुरनूर समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब ये बताओ 10 एमसीक्यू करने में मुझे 1 घंटा लग गया नहीं लग गया। इसे मैं चाहता तो 10 मिनट में भी कराया था, पर मेरी कोशिश ये रहती है कि अब मैं जब रिवाइज करा रहा हूं तो मैं सारे कॉन्सेप्ट उससे रेलेवेंट रिवाइज करा दूं। तो बेटा अगले क्लास के अंदर हम 11वें नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे आपसे सबसे। हाँ अच्छा, सैटरडे आपकी क्लास सुबह है, क्यों सैटरडे स्कूल है क्या यार, बता जिनका स्कूल है उनका क्या करूंगा। स्कूल है तो बेटा इवनिंग में होगी, फिर जब स्कूल है तो मैं क्या करूं मैं यार, बता किस टाइम लोग सवेरे रवि सर की क्लास नहीं होती। नॉर्मल क्लास नहीं नहीं, नॉर्मल क्लास जब उनका स्कूल है तो आ ही नहीं पाएंगे, नॉर्मल क्लास आपकी। अरे अभी का भी स्कूल है यार, इसका भी है। हाँ तो बस